गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज आप सबका स्वागत है हमारी क्लास 4 विंड एंड सिस्मिक एनालिसिस में। तो लास्ट टाइम तक जो हमने पढ़ लिया था वो हमने पढ़ा था, जो हमारा लास्ट पॉइंट था लास्ट क्लास का, थर्ड क्लास का, वो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था ट्यूब सिस्टम। हमने पढ़ा था ट्यूब सिस्टम। इसको एक बार देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आगे अपने पॉइंट्स पे चलेंगे। ट्यूब सिस्टम क्या था कि फर्स्ट पॉइंट इसका क्या था कि द ट्यूब इज द नेम गिवन टू द सिस्टम वेयर इन ऑर्डर टू रेजिस्ट लेटरल फोर्स इट रेजिस्ट लेटरल फोर्स। सबसे पहला काम ये क्या करता है कि रेजिस्ट करता है लेटरल फोर्सेस को। और 3 डायमेंशनल होलो ट्यूब होता है। और किसने इंट्रोड्यूस कराया था इसको? फैजलर रहमान खान। रहमान खान is the first person who introduced. Fazlur Rahman Khan is the first person who introduced the tube system. एक्ट कैसे करता है? एक्ट लाइक ए 3 डायमेंशनल होलो ट्यूब। क्या लिखेंगे? एक्ट लाइक ए 3 डायमेंशनल hollow tube. The tube system is act like a 3-dimensional hollow tube. 3-dimensional hollow tube की तरह ये क्या करता है? एक्ट करता है। ठीक है। उसके बाद जो हमने इसमें देखा था, कि द सिस्टम कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग स्टील, कंक्रीट और कंपोजिट मटेरियल। क्या? कंस्ट्रक्टेड using steel, concrete और composite. Using steel, concrete and their composites. ये देखा था हमने। और इसके अंदर हमने क्या देखा था कि in the simplest form of the tube, the perimeter of the exterior consists of closely spaced columns that are tied together with deep beams forms a rigid frame that amounts to a dense and strong structural wall along the exterior of the building. मतलब क्या कि अगर 2 कॉलम है और क्लोजली स्पेस्ड है, बहुत स्पेस है जो उनका कम है, और उसके साथ साथ क्या कि डीप बीम के साथ वो कनेक्टेड है, तो आउटर फॉर्म होती है, आउटर वॉल होती है, एक्सटीरियर वो कंसिस्ट करती है क्या? स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल वॉल अलोंग द एक्सटीरियर ऑफ द बिल्डिंग। इसके बाद हम चलते हैं ट्यूब सिस्टम। ये हमारा पुराना टॉपिक था जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, रिवाइज किया हमने कि हम ट्यूब सिस्टम में क्या पढ़ रहे थे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है शियर लेग फैक्टर। व्हाट इज शियर लेग फैक्टर? उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है शियर लेग फैक्टर। What is shear leg factor? So how can we define the shear leg factor? We define the shear leg factor as the ratio of stress at the center column to the stress at the corner column is defined as shear leg factor. तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो रेशो है किसका? स्ट्रेस एट द सेंटर कॉलम। किसी भी बिल्डिंग के कोई भी हमने स्ट्रक्चर बनाया तो उसके सेंटर पे जो कॉलम है वहां पे आने वाला स्ट्रेस at the corner to the stress at the corner column is defined as shear leg factor. तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? the ratio of stress at the center column, the ratio of stress at the center column
to the at the center column to the stress at the corner column to the at stress at the corner column is defined as the shear leg फैक्टर। तो इसकी डेफिनेशन इतनी हार्ड नहीं है जो अपन याद ना रख पाए। हमको क्या करना है, किसी भी स्ट्रक्चरल जो बिल्डिंग है उसके सेंटर कॉलम पर जो स्ट्रेस है उसका रेशो विद रेस्पेक्ट टू किसके, कॉर्नर कॉलम के, उसको डिफाइन करेंगे, वो कहलाएगा हमारा शियर लेग फैक्टर। ठीक है, तो शियर लेग फैक्टर की इजी है डेफिनेशन। उसके बाद चलते हैं, हमने अभी देखा ट्यूब सिस्टम, और मैंने बताया था कल से, आज से जहां से हम स्टार्ट करने वाले थे, पहला पॉइंट ये है, और दूसरा है बंडल ट्यूब सिस्टम। बंडल ट्यूब सिस्टम bundled tube system. How can we say that the system is a bundle tube system? It is a cluster of individual tube connected together to act as a single unit. इंडिविजुअल ट्यूब्स, अलग अलग ट्यूब्स को जोड़ के एक सिंगल यूनिट के तौर पे जो काम करता है, एक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, बंडलर ट्यूब सिस्टम। एक क्लस्टर ऑफ इंडिविजुअल ट्यूब्स, a cluster of individual tubes connected together to act as a single unit, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब सिस्टम बोलते हैं। ट्यूब सिस्टम में अगर बिल्डिंग्स की बात की जाए तो कैसे होगा, जैसे एक बिल्डिंग ये बनी हुई है, एक बिल्डिंग इसके बगल में इस तरीके से इतनी ऊंची है, एक बिल्डिंग इसके इस साइड में इतनी ऊंची है, एक इनके पीछे की तरफ भी इस तरीके से ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई है, एक ये बनी हुई है, एक ये बनी हुई है, एक थोड़ा सा और नीचे है, फिर थोड़ा सा इससे और ऊपर है। तो इस तरीके से जो बिल्डिंग्स का ग्रुप है, ठीक है, अलग अलग ट्यूब है, और अलग अलग ट्यूब मिलकर क्या कर रहे हैं, एक्ट एज ए सिंगल यूनिट सिस्टम में चल रहे हैं। इस तरीके से सात कोई भी स्ट्रक्चरल ट्यूब सेक्शन है, उनको सबको जोड़ के एज ए सिंगल यूनिट, वो क्या कहलाता है, बंडल ट्यूब सिस्टम। अब देखो, जो फर्स्ट बंडल ट्यूब सिस्टम था वो कब कंप्लीट हुआ, तो 1110 स्टोरी टावर कंप्लीटेड, 1110 स्टोरी Sears Tower completed, in 1974, in which 9 steel frames tube, in which 9 steel frames tubes are bundled, तो 1974 में सबसे पहले 110 स्टोरी का सीयर्स टावर, जिसमें 9 स्टील फ्रेम ट्यूब्स को मिलाकर बनाया गया था। और क्या है, इंडिविजुअल ट्यूब कुड बी ऑफ डिफरेंट शेप सच एज रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर और हेक्सागोनल। अगर अब इनकी शेप की बात की जाए तो इंडिविजुअल जो ट्यूब्स होते हैं, वो कैसे कैसे हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर हो सकता है,
ट्रायंगुलर हो सकता है और हेक्सागोनल हो सकता है। तो इस तरीके से तीन तरह के इंडिविजुअल ट्यूब्स को हम कनेक्ट करके क्या बना सकते हैं, बंडल ट्यूब सिस्टम बना सकते हैं। और वो जो बंडल ट्यूब सिस्टम है वो किस तरीके का हो सकता है, वो बंडल ट्यूब सिस्टम हो सकता है किस तरीके का, हमारे वो जो बंडल ट्यूब सिस्टम है वो किस तरीके का हो सकता है, वो बंडल ट्यूब सिस्टम हो सकता है रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर और हेक्सागोनल। इस तरीके के इंडिविजुअल ट्यूब्स को मिलकर जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, बंडल्ड ट्यूब सिस्टम। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, इसमें लोड बियरिंग वॉल और शियर वॉल। अब देखो हम दो तरीके की वॉल पढ़ते हैं, एक होती है लोड बियरिंग वॉल, एक होती है शियर वॉल। हम दोनों में देखेंगे क्या डिफरेंस है, कैसे हम लोड बियरिंग वॉल को डिफाइन करते हैं और कैसे हम शियर वॉल को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज लोड बियरिंग वॉल। लोड bearing wall. How can we define the load bearing wall? A load bearing wall transfer the load from slabs above it to the foundation and they are made with steel, concrete or block material. तो लोड बेयरिंग वॉल में क्या है, ए लोड बेयरिंग वॉल ट्रांसफर द लोड्स, ए load bearing wall, a load bearing wall transfer the loads कहां से, स्लैब से, from slab above it to the from slab above it to the स्लैब से कहां पे ट्रांसफर कर दिया है, फाउंडेशन से, फाउंडेशन में टू द फाउंडेशन and they are made with steel concrete, they are made with steel and they are made with steel concrete and steel concrete के अलावा and और block material, concrete और block material. सो shear wall, लोड बेयरिंग वॉल का काम क्या होता है, लोड बेयरिंग वॉल क्या काम करती है कि ट्रांसफर करती है लोड्स को फ्रॉम स्लैब अबोव इट टू द फाउंडेशन। स्लैब के ऊपर जितने भी वो लोड आ रहे हैं, ये हमारी स्लैब है, इस तरीके से हमारी स्लैब है, कोई भी इस तरीके से स्लैब है, ठीक है। और इसके नीचे हमने ये यहां पर ब्रिक मैसनरी कर रखी है। ये इस तरीके से मैसनरी हो रही है यहाँ पर। तो ये मैसनरी क्या काम करती है, इस स्लैब पर जो भी लोड आएगा, इस स्लैब पर जितना भी लोड आएगा उस सारे लोड को यहाँ वॉल से किसमें, ये जो है हमारी फाउंडेशन, इस फाउंडेशन में ट्रांसफर कर देती है, पूरे लोड को फाउंडेशन में ट्रांसफर करती है। इसको बोलते हैं लोड बेयरिंग वॉल। लोड बेयरिंग वॉल का मेन काम क्या है, स्लैब के ऊपर जितने भी लोड आ रहे हैं उन सबको फाउंडेशन पे ट्रांसफर कर देना। उसके बाद चलते हैं हम शियर वॉल। देखो शियर वॉल को और लोड बेयरिंग वॉल में ज्यादा डिफरेंट नहीं है, डिफरेंस है सिर्फ किसका, समझने का। समझना कैसे है, देखो मैं बताता हूँ। लोड बेयरिंग वॉल में हमने क्या पढ़ा, वो भी लोड ट्रांसफर करती है, और शियर वॉल भी क्या करती है, लेटरल फोर्सेस को रेजिस्ट करती है। लेटरल फोर्सेस मतलब वही फोर्सेस हैं, लेकिन किसके कारण जनरेट होंगे, विंड और सिस्मिक फोर्सेस। और कैसे आएंगे, ड्यू टू अर्थक्वेक। और ये किसके लिए
डिजाइन पर्पजली, डिजाइन पर्पज क्या है शियर वॉल का, वो है रिस्ट्रेन लेटरल मूवमेंट। तो हम देखते हैं अब शियर वॉल। व्हाट इज शियर वॉल एंड हाउ कैन वी से व्हाट इज वर्क ऑफ शियर वॉल। ठीक है, तो शियर वॉल क्या होता है, ए शियर वॉल इन एन आरसीसी स्ट्रक्चरल, a shear wall, a shear wall in RCC structure, a shear wall in RCC structure, vertical member used in a frame structure, vertical member, vertical member, vertical member used in frame structure, यूज्ड इन फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर एज ए वर्टिकल मेंबर के तौर पे काम करती है। टू रेजिस्ट द लेटरल फोर्स, टू रेजिस्ट द लेटरल फोर्स डेवलप बी winds or seismic forces, develop B winds or seismic forces, winds or seismic forces due to the earthquake, forces generated due to earthquake, they design purposely to restrain lateral movement, डिजाइन प्रोसेस, डिजाइन मेनली डिजाइन क्यों करते हैं हम शियर वॉल को, टू रेजिस्ट किसको रेजिस्ट करने के लिए, टू रिस्ट्रेन लेटरल मूवमेंट, टू restrain lateral movements, लेटरल मूवमेंट्स को रिस्ट्रेन करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, हम काम में लेते हैं शियर वॉल। ठीक है, अब शियर वॉल कितनी तरीके की होती हैं ये देखो, व्हाट टाइप्स ऑफ शियर वॉल वी हैव, तो हम क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ शियर वॉल। They are mainly 5 types. They are mainly 5 types. 5 types कौन कौन से हैं, पहली है reinforced concrete shear wall. First of all, reinforced concrete shear wall. फर्स्ट है reinforced concrete shear wall. सेकंड का जो हम नाम लिखेंगे वो है हमारी hollow concrete block shear wall. hollow concrete block shear wall. hollow concrete block shear wall. थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है स्टील shear wall. स्टील shear wall. फोर्थ इज द मिड plywood shear wall. plywood shear wall. And the last one is the mid ply shear wall. तो इस तरीके से
we can say that the shear wall are mainly divided into 5 parts. The first is reinforced concrete shear wall, second is hollow concrete block shear wall, third is steel shear wall, fourth is plywood shear wall, and the last is mid ply shear wall. So reinforced concrete shear wall, we know that we use reinforcement and concreting. Hollow concrete block shear wall, we know that the concrete blocks hollow have lightweight. Steel shear wall, steel plate used as a steel plate. Plywood shear wall, wooden or mid ply, wooden plus ply. Both are used. So they are the mainly 5 types of shear walls. Our next topic is various configuration of multi-story building. Our next topic in wind and seismic analysis is various configuration of multi-story building. Various configuration of multi-story बिल्डिंग. किसी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए क्या क्या चीजें हमें सबसे पहले जाननी पड़ती हैं उसकी डिजाइनिंग से पहले कि हमें ये पता होना चाहिए किस तरीके से बिल्डिंग को हम डिजाइन करेंगे, कौन कौन से फैक्टर लेंगे, क्या हमें सबसे पहले उसके बारे में पता होना चाहिए. तो सबसे पहले जो हम काम करते हैं किसी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के लिए वो करते हैं स्टडी ऑफ प्लान लेआउट. फर्स्ट जो हम काम करते हैं वो करते हैं स्टडी ऑफ प्लान लेआउट. फर्स्ट पॉइंट, पहला काम जो करेंगे हम स्टडी ऑफ प्लान लेआउट करेंगे. दूसरा करते हैं क्लियरेंस ऑफ साइट. साइट को क्लियर करना, वहां पर कोई भी देखो स्टडी ऑफ प्लान लेआउट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि हमें कितना एरिया कंस्ट्रक्ट करना है, कितना एरिया ओपन रहेगा, कहां पर पानी का टैंक बनेगा, कहां पर कॉलम आएंगे, कितने आएंगे, क्या एरिया कवर करना है, कितना ओपन स्पेस छोड़ना है. तो वो सारा इसके अंदर आ जाता है प्लान लेआउट के अंदर. ठीक है, इसमें डिटेल भी आ जाती है. डिटेल किस तरह की जैसे बार्स की डिटेल, थिकनेस ऑफ वॉल, थिकनेस, साइज ऑफ कॉलम्स, वो सब. ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम क्लियरेंस ऑफ साइट. क्लियरेंस ऑफ साइट. क्लियरेंस ऑफ साइट का क्या मतलब है कि किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर किसी भी तरीके का कोई ऑर्गेनिक या नॉन ऑर्गेनिक दोनों ही बोथ टाइप्स की कोई भी मटेरियल वो सब नहीं होने चाहिए. कोई भी अगर जैसे हम फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं तो वहां पर स्टोन्स वगैरह या कोई भी पुराने टाइम में वो बिल्डिंग वो जमीन किस तरीके से काम आती थी तो वहां पर कोई भी इनऑर्गेनिक मटेरियल हो सकता है. उस सबका क्लियरेंस हम देखते हैं कि वर्किंग के लिए जो हमारा मटेरियल खाली होने की जगह है वो सब, तो इस तरह से हम क्लियरेंस करते हैं बिल्कुल एकदम क्लियर करके कि हाँ इस जगह अब हमें अपना जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वो डिजाइन करना है. थर्ड पॉइंट हमारा होता है एक्सकेवेशन. एक्सकेवेशन क्या होता है? एक्सकेवेशन आप लोग जानते होंगे अच्छी तरीके से. एक्सकेवेशन क्या होता है कि जहां जहां हमें अपने कॉलम प्लेस करने हैं, जहां जहां पे हमें फाउंडेशन वॉल बनानी है, उस जगह पर हम क्या करते हैं जेसीबी या और हैवी मशीन्स की सहायता से जो अर्थ की सोइल है उसको अर्थ सरफेस से नीचे तक क्या करते हैं डिग करते हैं ताकि हमारी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का बेस है वो अच्छी तरह से प्लेस हो सके बिलो द अर्थ सरफेस. फोर्थ पॉइंट हम करते हैं प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल. प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल. मटेरियल कितना लगेगा
क्या क्या सबसे पहले जिसकी जरूरत है, जो हमें चाहिए, क्योंकि साइट पे देखो कोई भी मटेरियल एक साथ मंगा के नहीं पटका जाता, धीरे धीरे करके मंगाते हैं, जो जो हमें जरूरत होती है उसका ऑर्डर देते जा रहे हैं, और वो जो भी मटेरियल है वो आता जाता है। तो प्रोसेसमेंट ऑफ मटेरियल की किस तरीके से हमें मटेरियल को यूज करना है। फिर हम करते हैं लेइंग ऑफ फाउंडेशन। फिफ्थ पॉइंट जो हमारा है वो है लेइंग ऑफ फाउंडेशन। जितनी भी हमारी फुटिंग है इनके बीच में इस तरीके से कॉलम रहता है, तो ये फिटिंग है, इस फुटिंग की लेआउट कर देते हैं फुटिंग की, के फाउंडेशन हमारी यहाँ है और इस तरीके से हमें कनेक्ट करना है। सिक्स्थ है कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। जब फाउंडेशन तक का काम हो जाता है तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। फाउंडेशन में डीपीसी तक आ जाते हैं हम, फाउंडेशन का जो काम होता है उसमें हम डीपीसी तक आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर में हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर में हम तीन चीजों को इंक्लूड करते हैं। पहली तो होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, कॉलम। दूसरी चीज जो हमारी होती है हम उसको बोलते हैं बीम, और थर्ड चीज जो हमारी होती है उसको हम बोलते हैं स्लैब। तो बीम, कॉलम, स्लैब, ये तीनों चीजें किस में आती हैं, सुपर स्ट्रक्चर में। और इसके साथ साथ अगर हम स्लैब के साथ बात करें तो हम बात करें स्टेयर केस की, स्टेयर केस, या हम मैशनरी वॉल्स, ब्रिक मैशनरी या स्टोन मैशनरी, ब्रिक या स्टोन, बोथ टाइप की जो मैशनरी है वो भी किस में आती है, सुपर स्ट्रक्चर में। तो सुपर स्ट्रक्चर इंक्लूड्स कॉलम, बीम, स्लैब, स्लैब के अंदर स्टेयर केस, स्लैब भी आ जाती है, और उसके साथ साथ ब्रिक या स्टोन मैशनरी है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं किसके अंदर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर के अंदर। उसके बाद चलते हैं प्रोविजन ऑफ सर्विस। उसके बाद जो हमारा पॉइंट रहता है इसके अंदर वो रहता है प्रोविजन ऑफ सर्विस, 7 पॉइंट। प्रोविजन ऑफ सर्विस, किस तरह की उसकी सर्विस टाइम पीरियड रहेगा, कैसे वो जो हमने स्ट्रक्चर अब खड़ा कर दिया है सुपर स्ट्रक्चर, उसको चेक करते हैं कि वो क्या वाकई में उस लोड कैरिंग कैपेसिटी को वियर करने में सक्षम है जिसके लिए हम इसे डिजाइन करने जा रहे हैं। तो वो सब आता है प्रोविजन ऑफ सर्विसेज में। और लास्ट पॉइंट जो हमारा होता है वो होता है सरफेस फिनिशिंग। लास्ट पॉइंट जो हमारा हम बात करते हैं किसी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, वो हम लास्ट पॉइंट बात करते हैं सरफेस फिनिशिंग की। सरफेस फिनिशिंग का मतलब अब फाइनली हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है और हम अब पूरी जितनी भी सरफेसेज हैं उस बिल्डिंग की उसको फिनिश कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम प्रोविजन ऑफ सर्विसेज की बात करते हैं, इसके अंदर हम एक्सियल, फ्लेजर, शियर और टॉर्जन सारे तरीके के स्ट्रेसेस को इंक्लूड कर लेते हैं कि हमें जो सर्विस हम चेक कर रहे हैं इस बिल्डिंग की वो किस तरीके से चेक करते हैं। तो उसमें हम क्या क्या निकालते हैं, इस प्रोविजन ऑफ सर्विस में हम एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स, एक्सियल, शियर, फ्लेक्सर और टॉर्जन, फ्लेक्सर और टॉर्जन, ये चारों तरीके से हम इसकी सर्विसेबिलिटी को चेक करते हैं कि इन चारों में ये सही है या नहीं है। और यही 4 रीजन है किसके, किसी भी बिल्डिंग में स्ट्रेस डेवलप होने के। स्ट्रेस में भी डेवलप ऑफ दीज बाय दीज 4 एक्सियल, शियर, फ्लेक्सर और टॉर्जन। तो इस तरीके से वेरियस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होते हैं। और सरफेस फिनिशिंग के अंदर हम जानते हैं फिनिशिंग में क्या क्या आता है, प्लास्टर भी फिनिशिंग में आता है और पेंट फिनिशिंग में आता है, और जितना भी वुडन का वर्क है वो सब भी किस में आता है,
फिनिशिंग में आता है। उसके अलावा अगर हमें कहीं पे पार्टीशन वगैरह करना है वो सब फिनिशिंग में आता है। तो इस तरीके से किसी भी बिल्डिंग के अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो इस तरीके से 8 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कितने तरीके के लोड होते हैं, टाइप्स ऑफ लोड्स एंड दियर वेरियस पार्ट्स, किस तरीके से कितने तरीके के लोड होते हैं जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे आते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा मेन सब्जेक्ट का टॉपिक है विंड एंड सिस्मिक एनालिसिस, इन लोड्स को देखेंगे कि बिल्डिंग पर किस तरीके से इम्पैक्ट होते हैं और किस तरीके से हम इनको मिनिमाइज कर सकते हैं और हमारे स्ट्रक्चर को एक सफिशिएंट स्ट्रेंथ दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।